डियर स्टूडेंट्स, सिक्स सेमेस्टर लेसन फर्स्ट वीडियो संख्या 2 आज हम करेंगे। कल हमने पढ़ा था उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद को कैसे आप समझेंगे, मीनिंग हमने देखा था। आज हम देखेंगे, कुछ परिभाषाएं भी देखी थी कल हमने, आज देखेंगे हम विशेषताएं, उदारवाद की विशेषताएं। उदारवाद विकसित अवस्था में 19वीं शताब्दी में आया, तो इसने धीरे धीरे आधुनिकता के साथ साथ व्यवस्था में जगह बना ली। धीरे धीरे व्यवस्था में एक जगह बनाई, इसने अपना सम्मानजनक स्थान पाया। जो जगह बनी उसके कारण से क्या हुआ कि जो मध्यकालीन व्यवस्था, अभी तक मध्यकालीन व्यवस्था आ रही थी, बताएंगे मध्यकालीन व्यवस्था को आप पढ़ आए हैं पिछले सेमेस्टर में, क्या था उसमें वो भी हम बताएंगे। तो वो निरस्त हो गई। तो उसमें क्या था, मध्यकालीन व्यवस्था में सामंतीय व्यवस्था थी, निरंकुश शासन थे, निरंकुश सत्ता चलती थी, चर्च का शासन था, चर्च का जो इंटरफेयर, पोप का इंटरफेयर था, पोप की इंटरनेशनल जो पहचान थी, धार्मिक जो कट्टरता थी, असहनशीलता थी समाज में। तो ये सारे बिंदु, व्यापार पर, उद्योग पर प्रतिबंध थे। तो इन सब चीजों को जो है रोकने के लिए गिल्ड व्यवस्था थी। तो ये सारी चीजें जो है मध्यकालीन व्यवस्था थी, तो ये सारी की सारी चीजें निरस्त हो गई जब धीरे धीरे उदारवाद ने अपना स्थान बना लिया। होता क्या था, जैसे इसके कारण से, इन सब बंधनों के कारण से, इन सब अत्याचारों के कारण से ही उदारवाद आया था। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। किसी न किसी चीज के कारण से कोई न कोई घटना घटित होती है। तो ये जब था, ये सब जब था, तो इस सारे से क्या होता था कि एक अधिकार संपन्न वर्ग सारी चीजों पर जो है उसका प्रभाव स्थापित रहता था। कैसे, ये इतने दोस्त थे जो हमने पढ़े, तो भी वो सारी जो व्यवस्था थी, शासन था, संस्कृति थी, उसके ऊपर प्रभावी या हैवी जो है वो रहता था। लेकिन समय के साथ साथ जो बौद्धिक वर्ग था, जो समाज का जिनमें चेतना जाग रही थी, तो उन्होंने इसके विरोध में बोलना, लिखना शुरू किया, व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया। और यही जो लोग बोले, यही लोग पोषक बने किसके, उदारवाद के। यही वो लोग थे जिन्होंने उदारवाद को बढ़ावा दिया। और इन लोगों ने धार्मिक उदारता हो, तर्कशीलता हो, स्वतंत्रता हो व्यक्ति की, व्यापार की स्वतंत्रता हो, तकनीक को अपनाया जाए, तकनीकी कौशल को अपनाया जाए, विज्ञान को अपनाया जाए, पोपवाद को खत्म किया जाए, समानता लाई जाए, कानून का शासन हो, ये सारे विचार जो है ये लेकर आए। ये सब उदारवाद से संबंध रखते थे। इस सारे से धीरे धीरे जो पुरातन व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था कमजोर हो गई और नई जो व्यवस्था थी, उदारवाद जो था वो लोकप्रिय होता चला गया। कुल मिलाकर लोकतंत्र के पक्ष में माहौल बना कि लोकतंत्र होना चाहिए, सबको अधिकार होने चाहिए। और समझ में आया कि राज्य व व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। कि राज्य सोचे कि व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, राज्य ही अपना सब कुछ चलाए। क्योंकि समझ में आया कि एक दूसरे का इसके बिना तो अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहला बिंदु आपका नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का उदारवाद समर्थन करता है। इसके अनुसार क्या है, राज्य व व्यक्ति के बीच वह राज्य व प्रजा के संबंध नहीं होने चाहिए, बल्कि राज्य में किसका शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का शासन न होकर कानून का शासन होना चाहिए। कानून सब पे समान रूप से लागू भी होना चाहिए और वही सर्वोच्च होना चाहिए। ये नागरिक स्वतंत्रता कहती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या है कि व्यक्ति द्वारा सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब वोट का अधिकार मिलता है ना, इसमें क्या है, अब आप देखते हो नागरिक स्वतंत्रता में आज भी हम देखते हैं बिना किसी लिंग, धर्म, जाति, इस प्रकार के भेदभाव के बिना जो है कानून का शासन है। छोटा बड़ा सबको सजा होती है, अमीर गरीब को भी सजा होती है, ठीक है, नेता को भी सजा होती है, बड़े अफसर को भी सजा होती है अगर वो गलत करता है। तो यही नागरिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति जो है, व्यक्ति द्वारा सरकार का निर्माण हो, व्यक्ति द्वारा सरकार का
निर्माण हो। ये इस बिंदु में बात आई। इस बारे में व्यक्ति को मत भी देगा वो। चुनाव भी आपको पता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबको मत डालने का अधिकार है 18 साल से ऊपर। अगर हमारी बात करें तो हम सरकार की आलोचना का भी अधिकार है। गलत अगर सरकार कर रही तो उसकी आलोचना करे। तो ये सब अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता में समानता होगी। कैसी समानता होगी कि राज्य में जन्म है, जाति है, धर्म है, लिंग है, कोई भी चीज है, इन चीजों के आधार पे, रंग है, क्षेत्र है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक है। इसी तरह से आर्थिक, निजी संपत्ति कितनी हो, निजी संपत्ति ना छीन ले कोई। किसी की कमाई करता है, मेहनत से कोई अगर ज्यादा कमाता है तो उसको कोई ना रख ले। कोई भी धंधा चुन सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, आर्थिक संगठन। किसी भी अन्य भी किसी प्रकार से जो है आर्थिक जो हित है अपने, उनको सुरक्षित रखने का इसमें अधिकार सम्मिलित है। तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता। फिर है वित्तीय स्वतंत्रता। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक है, राज्य की आर्थिक स्थिति जरूरी है कि ठीक रहे, लेकिन उसके साथ साथ नागरिकों के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता पर जो इतने मर्जी कर लगा दी जाए, तो ज्यादा कर नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा है कि कर लगाया जाना, तो उसमें जनता के प्रतिनिधि जरूरी है, उनका शामिल होना। प्रशासनिक व भौगोलिक स्वतंत्रता क्या कहती है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता व स्वशासन संबंधी अधिकार। प्रत्येक राज्य का शासन उस राज्य की जनता की जो भावना है तथा भौगोलिकता है, जैसी उसकी परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप चलाए। इस आधार पर विभिन्न राज्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण न हो। घरेलू स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, उदारवाद घर के वातावरण में सुख शांति, घर में क्या हो, सुख हो, शांति हो, इसका समर्थन करता है। इस आधार पर हर परिवार को संपत्ति रखने का अधिकार है। विवाह के मामले में स्वतंत्रता हो, घर में लड़की लड़के में कोई भेदभाव ना हो, ये सब घरेलू स्वतंत्रता में आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य के विकास के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता आवश्यक होता है, जिसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति, भाषण दे सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, जीवन जीने का अधिकार है, धार्मिक पूजा पद्धति का अधिकार है। ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आते हैं। कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि उदारवाद का बहुत ज्यादा खुला विचार है, खुला सिद्धांत है। विभिन्न राज्यों के बीच आपसी तालमेल हो, समन्वय हो, सहयोग हो, इसके लिए किसी के ऊपर कोई दबाव ना हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, व्यापार हो आपस में, ये सारा अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता में था। सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी उदारवाद इस बात का समर्थन करता है कि कर्मिक विकास के सहारे ही ये सब आ सकता है, सामाजिक परिवर्तन आएगा। और ये जब परिवर्तन आएगा तो सामंजस्य जो है अपने आप बैठ जाता है। तो ये आवश्यक परिस्थिति है, आवश्यक चीज है। प्रजातांत्रिक राज्य में स्वतंत्रता व राज्य, स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति एक प्रकार से, स्वतंत्रता व राज्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि क्या है, पूरक हैं। राज्य की शक्ति पर जहां अंकुश आवश्यक है, वहीं क्रांति को भी नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। बिना काम की क्रांति भी नहीं होनी चाहिए, और राज्य के ऊपर भी अंकुश, जरूरी अंकुश जो है वो होना चाहिए, गैर जरूरी नहीं। तो ये सारी क्या थी हमारी उदारवाद की विशेषताएं। 16 अंक में अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि उदारवाद का अर्थ समझाते हुए या उदारवाद की परिभाषा देते हुए या उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना, और उसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो 16 अंक में आपको इसको विस्तार से लिखना है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा लिख दिया और काम चल जाएगा। इसलिए आप इसके नोट्स बनाकर इसको लिख लें और समझ लें। अब बात आती है, कुल मिलाकर ये जो विचारधारा है व्यक्ति, राज्य व अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में मानवतावाद का समर्थन है। उदारवाद में क्या है, मानवतावाद है। कुल मिलाकर व्यक्ति भी और सबके हितों को पूरा करने वाला है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के। अब उदारवाद का उत्थान कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसकी परिस्थितियां क्या है, इसके लिए मैं एक PDF फाइल जो ये 3-4 पेज की होगी, ये भी आपको भेज देता हूँ।
और बिंदु जो है ऐतिहासिक परंपरा, 1688 क्रांति दलों का विकास, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, ये आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान हो, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ और पीडीएफ फाइल में आपको भेज दूंगा ग्रुप में इसकी, तो आप उससे देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं। और भी जो बिंदु हैं, कई बिंदु हैं इसके कुल बिंदु हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्थान व परिस्थितियां, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद के उत्थान के कारण व परिस्थितियां लिखिए। तो इसके बिंदु है 9 के 9 करवाए जाएंगे। वैसे आपको 9 की ही फाइल भेजूंगा मैं। 4 बिंदु को पहले समझते हैं हम। ऐतिहासिक परंपरा, इंग्लैंड में उदारवाद 19वीं शताब्दी में अचानक नहीं आया। क्रांति, कोई बड़ी चीज, कोई परिवर्तन एकदम नहीं आता ऐसे तो नहीं आया, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से विरासत की परंपरा बन गया। मुख्य पहलू क्या है? शासक और जनता किसी भी परिवर्तन को सहज स्वीकार करते रहे हैं। किसी भी तरह के विवाद का परिस्थितियों के अनुरूप समाधान करना, इसी अर्थों में उदारवाद की विकास की ओर कदम कहा जा सकता है। मैग्ना कार्टा आया था, आपको याद होगा 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, ये हमने पढ़ा था, आपको याद ना हो तो, लेकिन मुझे याद है। ब्रिटेन के शासक जॉन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद तो इस इतिहास में संदर्भ में लगातार जानकारी मिलती रही है। मैग्ना कार्टा भले ही सामंतों के लिए फायदेमंद रहा हो, परंतु आम व्यक्ति के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी शासक द्वारा जनता के किसी भी वर्ग की मांग, क्योंकि शासक जो थे वो निरंकुश थे और उन्होंने जनता किसी वर्ग की अगर मांग को स्वीकार किया, उस एजेंडे को लागू किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक बड़ा चेंज था। तो एक शुरुआत हुई, एक संसदीय परंपरा की एक शुरुआत होती है सिस्टम की, तो वो एक बड़ी बात थी। ट्यूडर वंश का काल आया 1485-1603 के। सामंत वर्ग के स्थान पर अब सामंत की बजाय किसको महत्व दिया गया था? मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग की कुछ बातें मानी गई। तो हेनरी सप्तम ने सामंत व्यवस्था की समाप्ति का ही आदेश दे दिया था। उस समय के जो शासक थे, उसने सामंतों से न्यायिक अधिकार भी छीन लिए व आम जनता के बीच समस्या के समाधान के लिए विशेष अदालत बनाई। इस वंश के शासकों ने पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन को विकसित करने का उचित वातावरण भी दिया। ऐसे अच्छे शासक थे ये, जिसके कारण अंधविश्वास, सहनशीलता व पोपवाद के विरुद्ध लोगों में चेतना आई व क्रांतिवाद या उदारवाद को बल मिलता है। तो ये ऐतिहासिक परंपरा की अगर हम बात करें। फिर सटवर्ट वंश आता है 1603 से 88 के बीच। इन लोगों ने निरंकुश सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। संवैधानिक संघर्ष होता है, ये आप पढ़ के आए थे। इसी कारण 1688 क्रांति होती है, शानदार क्रांति। टकराव में जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी भी मिली। इसके बाद वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र अधिकारों व सुविधाओं की दृष्टि से तो ठीक था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हुए गणतंत्र केवल 12 वर्ष में ही खत्म हो गया था वहां पर। 1660 में फिर राजतंत्र हो गया था। राजतंत्र की स्थापना होने से कोई सुधार नहीं आया। फिर एक बड़े परिवर्तन जो है ना होना जरूरी हो गया था वहां पर, और फिर वो परिवर्तन किस रूप में होता है? 1688 की क्रांति के रूप में होता है। आगे हम इस बिंदु को पढ़ेंगे। ये बिंदु आपको ध्यान है कि राजनीतिक बदलाव आया था। शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, गद्दी छोड़नी पड़ी शासक को, और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सीमित राजतंत्र हो गया था। फिर महारानी तो आज भी बनती है वहां पर, राजा है, लेकिन सीमित राजतंत्र हो गया, नाम मात्र के रह गए। तो ये बिना खून खराबे के हुई थी, इसलिए गौरवमयी या शानदार क्रांति इसको बोला जाता है। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कि कोई लोग नहीं मरे। वास्तव में यह क्रांति संसद व राज्य में शक्ति संतुलन को लेकर थी। संसद और राज्य में क्या हुआ? इससे शक्ति संतुलन आया था। तो संघर्ष का अंत हो गया। दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद जारी था। शासक की हार हुई और 1689 में बिल ऑफ राइट्स, ये सारे याद होने चाहिए आपको। अगर नहीं याद है तो आप किताब उठा के देख सकते हो 5th सेमेस्टर की, उसमें आपके है ये। तो माध्यम से राजतंत्र को पूरी तरह से सीमित कर दिया। संसद की सर्वोच्चता समाप्त हो गई, कानून का शासन आ गया, स्वतंत्रता मिली, शक्ति का विभाजन हुआ, जन कल्याण की बातें हुई। ये सारे काम होने ही थे जब अच्छा शासन आएगा तो ये उदारवाद को बढ़ाने वाली चीज थी। फिर आता है राजनीतिक दलों का विकास। इंग्लैंड में राजनीतिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक दलों का विकास भी हो रहा था। इस विकास में ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली, आज भी द्विदलीय प्रणाली ही है मेनली, तो वहां पर 2 दल मुख्य रूप से इलेक्शन लड़ते हैं। 2 दलों के अतिरिक्त वहां कुछ और भी दल थे, लेकिन उनकी भूमिका विशेष नहीं थी। प्रत्येक समाज की तरह ब्रिटेन का समाज भी परंपरावादी और आधुनिकवादी, एक परंपरा वाले थे, एक आधुनिक विचारों वाले थे। तो ये 2 थे। परंपरावादी टोरी कहलाए, जबकि आधुनिक वाले, परंपरा वाले
टोरी, और वो दूसरे वाले क्या कहलाए, विग, आधुनिक वाले विग। ये 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। तो ये मान्यता मिली। इस तरह से दोनों दल ब्रिटेन की जनता के एक बड़े वर्ग का समर्थन पाने में सफल रहे। दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद ही एक दूसरे से लगातार अलग कर रहे थे। अपने सिद्धांतों के कारण से ये दल संसद में अपनी स्थिति बना पाए। ब्रिटेन की जनता ने भी उसी के अनुरूप बारी बारी से सत्ता दी। जिस समूह को अवसर मिला उसने सत्ता में रहकर कानून बनाए, जबकि दूसरे समूह ने अवसर मिलने पर उनमें चेंज किया। आज हमारे भारत में भी ऐसा ही होता है, संशोधन होते रहते हैं। फलतः सुधारों की प्रक्रिया जारी रही। सुधार फिर भी कुल मिलाकर अच्छी पूरी प्रक्रिया में जारी रहे और अनावश्यक तनाव भी नहीं आया, क्योंकि दलों के विकास और कार्यप्रणाली ने उदारवादी विचारधारा को बल दिया। पुनर्जागरण और धर्म सुधार के ऊपर तो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, याद होंगे आपको, तो इसको मैं पढ़ के फिर भी बता देता हूँ आपको। मध्यकाल में जो है धर्म, अंधविश्वास, कट्टरता, सत्य दुरुपयोग, वर्ग विशेष, ये सारी चीजें थी। पुनर्जागरण जब आया तो लोगों में तर्क की भावना, ये याद होगा, समझने में सफल रहे। भविष्य के बारे में सोचने से पहले वर्तमान का अच्छा होना जरूरी है। धर्म की संकीर्णता का त्याग जरूरी है। मानव कल्याण जरूरी है। इन्हीं विचारों को लेकर धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन खड़ा किया। फलतः ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों की संख्या अधिक हुई। इस समूह से जुड़े प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने वाले, याद होगा आपको, मार्टिन लूथर। इस समूह से जुड़े चिंतकों को चौसर, थॉमस मोर, मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, ये बहुत अच्छे साहित्यकार, कवि थे। शेक्सपियर अपना साहित्य भी उदारवाद, तरकशील तथा शासन में प्रजा की हिस्सेदारी के पक्ष में प्रस्तुत किया। इसी समय छापे खाने का आविष्कार भी हो गया, जिसके कारण आम व्यक्ति तक पुराने धर्म की संकीर्णता व कमजोरियां तथा नए विचार आसानी से पहुंचे। थॉमस मोर का यह विचार कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए पादरियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, यह चर्चा का मुद्दा बना। नए चिंतकों की गतिविधियों ने शासक वर्ग को भी नीतियां बदलने के लिए मजबूर किया। ट्यूडर शासक अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने तो इन आंदोलनों के लिए माहौल तैयार किया, उचित वातावरण दिया, तो वो समर्थक थे। जर्मी बेंथम, जेम्स ली, जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे चलकर इन्हीं आदर्शों को अपने लेखन का हिस्सा बनाया। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए है। तो ये प्रेरणा की चिंगारी इन आंदोलनों ने डाली, जो बारूद के रूप में एक फटी, और जिससे बाद में राजनीतिक विचार बदले और क्या आया, उदारवाद। तो ये आपका बिंदु हमने 4 पढ़े हैं। आगे भी हम बिंदु पढ़ेंगे। फाइल में आपको सभी बिंदु की पहुंचा दूंगा, तो 2 क्वेश्चन आपके बड़े तैयार हो जाएंगे, और इसका पार्ट से क्वेश्चन आए तो आपको समस्या नहीं आएगी। किसी की कोई क्वेरी है तो वो व्हाट्सअप कर सकता है, नहीं तो हमारी जो गूगल मीट की ऑनलाइन क्लास होती है उसमें भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, समस्या रख सकते हैं। क्लास जरूर लगाएं, वीडियो जरूर देखें, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो जरूर पूछें। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप पर्सनल मैसेज भी करें। आपको परेशानी ना हो, कोविड से बचकर रहें। धन्यवाद।